हेलो गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर यश। आज अपन पढ़ेंगे एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के बारे में। इट इज़ एन इमरजेंसी कंडीशन। क्या है ये? इमरजेंसी कंडीशन है। कई बार पेशेंट इमरजेंसी में लेटे हुए रहते हैं आईसीयू बेड पे, वेंटिलेटर पे। उनको क्या हुआ रहता है? एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइनल ईयर के लिए भी। तो इसमें क्या होता है? कैरेक्टराइज बाय एक्यूट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? डेफिनेशन है इसकी ये पूरी। कैरेक्टराइज बाय एक्यूट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? डिस्निया। डिस्निया का मतलब भी यही होता है, एक्यूट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। और साथ में क्या होगा? हाइपोक्सीमिया। साथ में हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया का मतलब क्या होता है? लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। तो ये क्या है? डेफिनेशन क्या है इसकी? कैरेक्टराइज बाय एक्यूट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ प्लस हाइपोक्सीमिया प्लस बायलेटरल पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट। मतलब लंग्स में दोनों साइड में क्या होगा? पल्मोनरी एडिमा होगा। बायलेटरल डिफ्यूज पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट, यानी कि लंग्स में क्या होगा? फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा? दोनों साइड में पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। तो जब आप एक्सरे कराओगे पेशेंट का, तो वो अभी मैं दिखाऊंगा वो कैसा दिखेगा। दिखाता हूँ एक बार एक्सरे कैसा दिखेगा। ये देखो, ये क्या है? ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ये क्या है? बायलेटरल लंग इन्फिल्ट्रेट, यानी कि क्या है ये? पल्मोनरी एडिमा। अब लंग्स का एक्सरे पढ़ने की सिंपल सी टेक्निक है। जो नॉर्मल लंग्स होते हैं वो थोड़े कैसे रहते हैं? ब्लैकिश या ग्रेइश रहते हैं। क्योंकि हम हवा कैसी दिखती है एक्सरे पे? हवा दिखती है ब्लैक कलर की एक्सरे पे। तो लंग्स के अंदर क्या भरी हुई रहती है? हवा। तो एक्सरे के अंदर लंग्स भी कैसे दिखने चाहिए? डार्क। लंग्स भी कैसे दिखने चाहिए? ब्लैक और ग्रेइश टाइप में। अगर व्हाइटिश लंग्स दिख रहे हैं तो इसका मतलब कोई एबनॉर्मलिटी है। जब भी एक्सरे पे लंग्स व्हाइट दिखने लग जाएंगे तो इसका मतलब कोई एबनॉर्मलिटी है। उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्यूमुलेट हो रखा है। तो इस पेशेंट की में क्या एक्यूमुलेट हो रखा है? लंग्स में एक्यूमुलेट हो रखा है फ्लूइड, यानी कि एक्सुडेट या कोई फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रखा है, जिसकी वजह से पेशेंट क्या? डिस्निक है। डिस्निक मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट के लंग्स में क्या भरा हुआ है? फ्लूइड। तो एक्सरे में हमेशा याद रखना, लंग्स हमेशा थोड़े कैसे दिखेंगे? ब्लैक और ग्रेइश। क्यों दिख रहे हैं ऐसे? क्योंकि इनके अंदर है हवा भरी हुई। हवा हमेशा एक्सरे में कैसे दिखती है? ब्लैक दिखती है। तो अगर एक्सरे के अंदर लंग्स अगर व्हाइट दिखने लग जाएंगे तो इसका मतलब लंग्स में कुछ भरा हुआ है, कुछ पल्मोनरी एडिमा हो रखी है, कुछ भरा हुआ है। साथ में आपको पेशेंट का क्या देखने? सिम्टम्स देखने, क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट को। तो आपको पेशेंट के अंदर देखना है कि उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ तो नहीं है। अगर बायलेटरल लंग इन्फिल्ट्रेट के साथ में अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी है और उसका ब्लड ऑक्सीजन लेवल भी लो आ रहा है, तो इसका मतलब पेशेंट किस में जा रहा है? ARDS में जा रहा है। क्योंकि अभी अपन ने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, एक बार फिर देखते हैं अपन। डेफिनेशन में मैंने यही बताया था, कैरेक्टराइज बाय एक्यूट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हाइपोक्सीमिया, बायलेटरल डिफ्यूज पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट। अभी मैंने एक्सरे में दिखाया था दोनों साइड में फ्लूइड एक्यूमुलेट है, यानी कि बायलेटरल डिफ्यूज पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट है। साथ में पेशेंट को क्या है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, यानी कि डिस्निक है पेशेंट। और क्या है? उसका ब्लड ऑक्सीजन लेवल भी लो है। तो इसका मतलब पेशेंट किस में जा रहा है? ARDS में। साथ में एक और इम्पोर्टेंट चीज होनी चाहिए, जो ये पल्मोनरी एडिमा, ये सब कारण हो रहे हैं विच इज नॉन कार्डियोजेनिक इन ओरिजिन। मतलब उसका कोई कार्डियक ओरिजिन नहीं होना चाहिए सब चीजों का। कई बार क्या होता है? पेशेंट का लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो जाता है, लेफ्ट एट्रिया फेल हो जाता है, तो उसकी वजह से फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है जाके लंग्स में। तो उसकी वजह से भी पेशेंट को क्या हो सकती है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और बायलेटरल लंग इन्फिल्ट्रेट हो सकता है। लेकिन ARDS में क्या होना चाहिए? पेशेंट का हार्ट नॉर्मल होना चाहिए। तो ये सब चीजें जो हो रही है पेशेंट को, एक्यूट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हाइपोक्सीमिया, बायलेटरल डिफ्यूज पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट, इसका कोई कार्डियक ओरिजिन नहीं होना चाहिए। ये नॉन कार्डियक ओरिजिन का होना चाहिए, यानी कि पेशेंट का हार्ट इसके अंदर कैसा होना चाहिए? नॉर्मल। तो दोबारा देखो, ARDS क्या है? कैरेक्टराइज बाय एक्यूट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ प्लस हाइपोक्सीमिया प्लस बायलेटरल डिफ्यूज पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट विच इज नॉन कार्डियोजेनिक इन ओरिजिन। मतलब उसका कोई कार्डियक ओरिजिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार पेशेंट का लेफ्ट वेंट्रिकल फेल कर जाता है, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को क्या होता है? बायलेटरल पल्मोनरी एडिमा हो जाता है, और उसकी वजह से पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है। तो ARDS में हार्ट की ओरिजिन नहीं होनी चाहिए, बायलेटरल लंग इन्फिल्ट्रेट के साथ में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो हो रही है पेशेंट को, उसकी कोई कार्डियक ओरिजिन नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा डेफिनेशन है।
और साथ में ARDS क्या है, टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर। ये याद रखना, ARDS क्या होता है, टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर, बिकॉज देयर इज ए डिफ्यूजन प्रॉब्लम। आपने पढ़ा होगा टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में, मैं बाद में पढ़ा दूंगा लेक्चर लेके। टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में क्या होता है, डिफ्यूजन डिफेक्ट होता है। जो एल्वोलाई होती है और जो एंडोथीलियम होती है उसके अंदर डिफेक्ट हो जाता है, जहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा होता है एयर का, तो उसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट को टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर। ARDS में भी यही होता है। तो ARDS क्या है, टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर। और टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में क्या होता है, पल्मोनरी ऑक्सीजन, जो आर्टीरियल ऑक्सीजन है और ब्लड की का PaCO2 है, ये नॉर्मल रहेगी और PaO2 क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आ रही है, PaO2 तो डिक्रीज होगी और PaCO2 नॉर्मल रहेगी। ये कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग होती है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्या होता है, टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, जिसके अंदर PaO2 नॉर्मल रहती है और PaCO2 डिक्रीज हो जाती है और PaCO2 नॉर्मल रहती है, ये याद रखना। अब अपन कुछ और नाम ARDS को कहीं और नाम से भी देखते हैं अपन, अलग अलग नाम और नाम होते हैं ARDS के, 4-5 नाम और। अदर नेम्स ऑफ ARDS देखो आप एक बार, अलग अलग नामों से पुकारते हैं। एक तो नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसका दूसरा नाम नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा क्यों है, क्योंकि जो पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा हो रही है उसका कोई कार्डियोजेनिक कोज नहीं होना चाहिए। ARDS की डेफिनेशन में ही बता दिया मैंने आपको कि जो पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं उसका कोई कार्डियोजेनिक ओरिजिन नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई कार्डियक ओरिजिन नहीं होना चाहिए उसका। तो इसका मतलब ही नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा है, मतलब कार्डियक ओरिजिन नहीं है उस पल्मोनरी एडिमा का। पल्मोनरी एडिमा लंग्स की खुद की प्रॉब्लम की वजह से हो रही है, लंग्स के अंदर खुद के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा हो रही है, तो नॉन कार्डियोजेनिक है। शोक लंग भी कहते हैं, अभी मैं समझाऊंगा शोक लंग क्यों कहते हैं इसको। इंक्रीज परमेबिलिटी पल्मोनरी एडिमा, ये दूसरा नाम और हो गया। लो प्रेशर पल्मोनरी एडिमा और डिफ्यूज एल्वियोलार डैमेज, ये अलग अलग नाम है ARDS के। अब इन नाम को, इस नाम को समझने के लिए आपको इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझनी पड़ेगी ARDS की, कि ARDS हो रहा कैसे है पेशेंट को, ARDS कैसे हो रहा है, और साथ में ये भी समझना पड़ेगा कि कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा कैसे होती है, तभी तो आप समझ पाओगे दोनों में डिफरेंस। तो कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा कैसे होती है और ARDS कैसे होता है, दोनों समझना पड़ेगा। दोनों की पैथोफिजियोलॉजी समझाता हूँ आपको। देखो कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा में क्या होता है, कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा में होता है, जैसे मान लो पेशेंट को है सीवियर माइट्रल स्टेनोसिस। अब उसकी वजह से क्या होगा, ये वाल्व नैरो हो जाएगा, तो ये ब्लड यहाँ पे नहीं जा पाएगा ढंग से, यहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट होता रहेगा लेफ्ट एट्रियम में, तो उससे बैक प्रेशर इंक्रीज होगा। मतलब ये ब्लड यहाँ से एक्यूमुलेट होगा लेफ्ट एट्रियम में, तो यहाँ से ब्लड जाएगा पल्मोनरी वेन में, और फिर साथ में पल्मोनरी यहाँ पे जो कैपिलरी है उसके अंदर भी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। क्यों हो रहा है प्रेशर इंक्रीज, क्योंकि जो लेफ्ट एट्रिया के अंदर ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्लड आगे नहीं जा पा रहा। ब्लड आगे नहीं जा पाएगा तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो यहाँ से ब्लड जो आ रहा है वो इसके अंदर ढंग से आ नहीं पाएगा और ब्लड यहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा, क्योंकि पल्मोनरी वेन क्या काम करती है, ब्लड को यहाँ पर लेके आती है लेफ्ट एट्रिया के अंदर। अब जब पल्मोनरी एडिमा हो जाएगी पेशेंट को, जब यहाँ पे लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो ब्लड यहाँ पे ढंग से नहीं आ पाएगा और यहाँ पे एक्यूमुलेट होता रहेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे कैपिलरी प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, और कैपिलरी प्रेशर इंक्रीज होगा तो पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा हो जाएगी। आपने एडिमा का कंसेप्ट पढ़ा होगा। किसी भी एडिमा होने के लिए बॉडी में, कहीं भी बॉडी में एडिमा होगी तो उसके दो कारण हो सकते हैं, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो सकता है या ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज हो सकता है। या आपने स्टार्लिंग फोर्स पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में, स्टार्लिंग फोर्सेस पढ़ते हैं अपन फर्स्ट ईयर में, उसके अंदर आता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑन्कोटिक प्रेशर। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, कैपिलरी प्रेशर होता है। और मैंने अभी आपको बताया था जब लेफ्ट एट्रिया के अंदर ब्लड एक्यूमुलेट होगा तो उससे यहाँ का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और उसकी वजह से पल्मोनरी वेन के अंदर ब्लड जाने लग जाएगा वापस, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा तो ब्लड यहाँ पे ढंग से आ नहीं पाएगा, तो बैक फ्लो चल जाएगा ब्लड का, ब्लड वापस बैक फ्लो करने लग जाएगा और उससे पल्मोनरी वेन का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अब पल्मोनरी वेन किससे कनेक्टेड है, पल्मोनरी कैपिलरीज। अब ब्लड यहाँ पे आ जाएगा तो पल्मोनरी कैपिलरी का प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा।
क्यों इंक्रीज हो रहा है पल्मोनरी कैपिलरी का प्रेशर? क्योंकि यहाँ पे ब्लड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ब्लड इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो ब्लड यहाँ पे ढंग से नहीं जा पा रहा, तो यहाँ पे ब्लड बैक फ्लो करेगा। बैक फ्लो करेगा तो कैपिलरी में ब्लड आ जाएगा, और कैपिलरी में ब्लड आएगा तो कैपिलरी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और कैपिलरी प्रेशर ही क्या होता है? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो एडिमा हो जाएगी वहां पे। और कैपिलरी कहाँ पे? एल्वोलाई के पास में। तो एडिमा कहाँ होगी? एल्वोलाई में होगी। तो पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर इंक्रीज? क्योंकि बैक फ्लो हो रहा है किसका? ब्लड का। बैक फ्लो क्यों हो रहा है? क्योंकि लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो ब्लड को लेफ्ट एट्रिया में डालने में मुश्किल होगी। जब मुश्किल होगी तो ब्लड वापस आ जाएगा। वापस आएगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा पल्मोनरी कैपिलरी, और उसकी वजह से एल्वुलर एडिमा हो जाएगी। और जब एल्वुलाई में एडिमा होगी तो उसकी वजह से क्या होगा? पेशेंट को बायलेटरल पल्मोनरी एडिमा हो जाएगी। क्योंकि एल्वुलाई से ही बना हुआ रहता है अपने लंग्स, तो पेशेंट को क्या होगी? बायलेटरल पल्मोनरी एडिमा। तो देख लो, लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर इंक्रीज हुआ, पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हुआ, और फिर क्या होगा? पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर इंक्रीज होगा, और ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर, और उसकी वजह से यहाँ पे पल्मोनरी एडिमा हो गई। और किस कारण हो रही है? सीवियर माइटल स्टेनोसिस। माइटल स्टेनोसिस की वजह से यहाँ पे क्या हो गया? वाल्व नैरो हो गया, तो ये ब्लड यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में ढंग से नहीं जा पा रहा, तो यहाँ एक्यूमुलेट होता जा रहा है ब्लड, और उसकी वजह से क्या हो रहा है? पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा हो रही है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है? लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अब अपन लेफ्ट एट्रिया के प्रेशर को कैसे मेजर कर सकते हैं कि कितना है? अपन कर सकते हैं कि जुगुलर वेन के थ्रू अपन राइट एट्रिया के अंदर अपन कैथेटर डालेंगे। किसके थ्रू? जुगुलर वेन के थ्रू। नेक के अंदर जुगुलर वेन होती है, उसके थ्रू अपन कैथेटर डालेंगे, और फिर यहाँ से राइट वेंट्रिकल से अपन कैपिलरी बेड के अंदर ले जाएंगे और उसको वेज कर देंगे। जो यहाँ पे प्रेशर होगा वही लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि यही प्रेशर यहाँ पे जा रहा है, सेम प्रेशर होगा, तो अपन यहाँ का प्रेशर मेजर कर देंगे। पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर कहते हैं इसको, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। वही किसको डिनोट करेगा? लेफ्ट एट्रिया के प्रेशर को। क्यों? क्योंकि यही प्रेशर बैक फ्लो होकर इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे प्रेशर को। जो लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर होगा वही कैपिलरी का प्रेशर होगा, क्योंकि इसकी वजह से ही यहाँ प्रेशर जनरेट हो रहा है। समझ में आ रही है? तो अपन कैथेटर के थ्रू कैपिलरी का प्रेशर मेजर कर सकते हैं, और ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है किसका? लेफ्ट एट्रिया के प्रेशर का। क्योंकि यही प्रेशर यहाँ पे जा रहा है, तो अपन इसको ही मेजर कर लेंगे, तो अपन को लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर पता लग जाएगा। तो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर को अपन मेजर करेंगे, और ये क्या होगा? हाई आएगा इस पेशेंट के अंदर। हाई क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे ब्लड का एक्यूमुलेशन हो रहा है लेफ्ट एट्रिया के प्रेशर की वजह से, और यहाँ पे क्या आएगा? पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर हाई आएगा, क्योंकि यहाँ पे बैक फ्लो हो रहा है ब्लड का। देखो, कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा में पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर कितना आएगा? 18 mmHg से ज़्यादा आएगा, और ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है किसका? लेफ्ट एट्रियम के प्रेशर का। और कैसे मेजर करेंगे? अपन जुगुलर वेन से राइट एट्रिया में जाएंगे, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर उसके थ्रू अपन कैपिलरी बेड पे चल जाएंगे, फिर उसका अपन प्रेशर मेजर कर लेंगे कैपिलरी का, और वही प्रेशर किसका होगा? लेफ्ट एट्रिया का होगा। तो ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है किसका? लेफ्ट एट्रिया के प्रेशर का। जो प्रेशर अपन कैपिलरी का मेजर करेंगे वही प्रेशर किसका होगा? लेफ्ट एट्रिया का होगा, क्योंकि यही प्रेशर वहां पे डिनोट होता है किसका? लेफ्ट एट्रिया का कैपिलरी प्रेशर को डिनोट करता है। तो इनडायरेक्ट मेजर कर लेंगे। पल्मोनरी एडिमा के अंदर जो कार्डियोजेनिक के कारण की वजह से हो रहा है, उसके अंदर 18 mmHg से ज्यादा आएगा प्रेशर। क्योंकि क्यों ज्यादा आ रहा है यहाँ पे? क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। क्योंकि बैक फ्लो हो रहा है ब्लड का, उसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। और नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा, जिसको अपन क्या कहते हैं? ARDS कहते हैं। नॉन कार्डियोजेनिक बता ही दिया, क्योंकि इसका कोई कार्डियक ओरिजिन नहीं है पल्मोनरी एडिमा का। इन ARDS पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर कम आएगा 18 mmHg से, या नॉर्मल आएगा। नॉर्मल या कम क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका कोई कार्डियोजेनिक कॉज नहीं है। जब लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर इंक्रीज नहीं हो रहा, तो फिर कैपिलरी का प्रेशर भी इंक्रीज नहीं होगा, तो इसका प्रेशर भी फिर नॉर्मल या कम ही आएगा। क्योंकि लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर ही किसको डिनोट करता है? कैपिलरी प्रेशर को। जब लेफ्ट एट्रिया नॉर्मल है, क्योंकि पेशेंट को कोई हार्ट में प्रॉब्लम ही नहीं है, माइट्रल स्टेनोसिस या कुछ भी नहीं है पेशेंट को, तो लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर नॉर्मल आएगा, और उसकी वजह से कैपिलरी का प्रेशर भी नॉर्मल ही आएगा।
तो उसका मतलब कैपिलरी वेज प्रेशर इसमें नॉर्मल या डिक्रीज आएगा 18 mmHg से। अब एक बार ARDS की पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। अपन ने नॉन कार्डियोजेनिक की नहीं देखी अभी तक अपन ने कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा की देखी थी। अब अपन ARDS की देख लेते हैं कि ARDS की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा ARDS की पैथोफिजियोलॉजी होती है डैमेज टू कैपिलरी एंडोथेलियम और एल्वियोलर एपिथेलियम। ये है कैपिलरी की एंडोथेलियम और ये एल्वियोलाई की एपिथेलियम। इसका क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है मल्टीपल साइड। देखो मल्टीपल जगह डैमेज हो रहा है। उसकी वजह से क्या होगा, बोथ लंग्स में, दोनों लंग्स में होगा तभी तो बायलेटरल एडिमा होगी। उसकी वजह से न्यूट्रोफिल्स आ जाएगी लंग्स में, और जब भी न्यूट्रोफिल आती है कहीं पे तो वहां पे क्या होता है, इन्फ्लामेटरी डैमेज और एक्सुडेटिव फ्लूइड फिल्ड लंग्स। साथ में क्या होगा, एक्सुडेटिव फ्लूइड फिल्ड लंग्स हो जाएंगे। तो कहीं पे भी न्यूट्रोफिल आएगी वहां पे इन्फ्लामेशन भी होगा और एक्सुडेशन भी होगा फ्लूइड का। अब जब एक्सुडेटिव फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा लंग्स में तो फिर क्या हो जाएगी, बायलेटरल पल्मोनरी एडिमा। क्योंकि एडिमा के अंदर क्या होता है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन ही होता है लंग्स में। तो यहाँ पे एक्सुडेटिव फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है तो उसकी वजह से बायलेटरल पल्मोनरी एडिमा हो जाएगी, जिसका कोई कार्डियक ओरिजिन नहीं है। एल्वोलाई के अंदर डैमेज हो रहा है, उसके कारण यहाँ पे पल्मोनरी एडिमा हो रहा है। खुद एल्वोलाई के अंदर ही डैमेज हो रहा है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे पल्मोनरी एडिमा नहीं हो रही। लंग्स के अंदर एल्वोलाई की एपिथेलियम और कैपिलरी एंडोथेलियम में डैमेज हो रहा है, उसकी वजह से न्यूट्रोफिल्स का रिक्रूटमेंट हो रहा है यहाँ पे, उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो रहा है और एक्सुडेटिव फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है लंग्स में। तो ARDS की पैथोफिजियोलॉजी होगी। अब एक बार अपन नाम देख लेते हैं। अब अदर्स नेम में नॉन कार्डियोजेनिक समझ में आई गया आपको, क्योंकि इसका कोई कार्डियक ओरिजिन नहीं है ARDS का, इसलिए इसको नॉन कार्डियोजेनिक बोलते हैं। शोक लंग का मैं आगे बताऊंगा, इटियोलॉजी बताऊंगा जिसके अंदर समझाऊंगा इसको शोक लंग क्यों बोलते हैं। इंक्रीज परमेबिलिटी पल्मोनरी एडिमा क्यों हो गया ये, क्योंकि उसके अंदर एल्वोलाई का डैमेज हो रहा है तो उसकी वजह से परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई। एल्वोलाई एपिथेलियम डैमेज हो रही थी और कैपिलरी एंडोथेलियम डैमेज हो रही थी, तो उसकी वजह से परमेबिलिटी इंक्रीज हो रही थी, इसलिए बोल रहे हैं। लो प्रेशर पल्मोनरी एडिमा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर क्या है, 18 mmHg से कम है, इसलिए इसको लो प्रेशर बोल रहे हैं। डिफ्यूज एल्वुलर डैमेज, ये समझाई दिया, एल्वुलाई में डैमेज हो रहा है, इसलिए इसके अलग अलग नाम है। ये समझ में आ गया। अब इटियोलॉजी देख लेते हैं ARDS की, इसकी इटियोलॉजी क्या। इटियोलॉजी में क्या आएगा, एक तो सीवियर निमोनिया, किसी पेशेंट को सीवियर निमोनिया होता है, उसकी वजह से हो सकता है, या एस्पिरेट कर सकता है वो गैस्ट्रिक कंटेंट को, उसके पेट में जो कंटेंट है उसको वो एस्पिरेट कर सकता है। नियर ड्राउनिंग, अभी मैं आगे बताऊंगा, ड्राउनिंग वगैरह बताऊंगा, फोरेंसिक का लेक्चर लूंगा उसमें समझाऊंगा क्या होता है। टॉक्सिक इनहेलेशन, लंग कंट्यूजन, इसके कारण हो सकता है ARDS। ये तो हो गया डायरेक्ट कोज, मतलब लंग्स के अंदर खुद के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है, डायरेक्ट लंग्स को डैमेज कर रहा है, उसकी वजह से ARDS हो रहा है, यानी कि डायरेक्ट लंग्स के अंदर कोई डैमेज हो रहा है। इनडायरेक्ट का मतलब है कि लंग्स के अंदर डैमेज नहीं हो रहा, पूरी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लंग्स के अंदर इन्फ्लामेटरी मीडिएटर जा रहे हैं। जैसे समझ सकते हो, जैसे बर्न के अंदर क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है। जैसे मान लो सीवियर बर्न हो गया, उसके लेग और थोरेक्स जल गए, उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हुआ, तो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर है, जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं वो लंग्स में चल जाएंगे और लंग्स में क्या कर देंगे, पल्मोनरी एडिमा, और वो क्या हो जाएगा, ARDS। इनडायरेक्ट का मतलब है कि कोज कहीं और है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, लंग्स के अंदर एडिमा हो रहा है, बायलेटरल पल्मोनरी एडिमा। जैसे सेप्सिस, लंग्स के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, कहीं बाहर प्रॉब्लम है, उसकी वजह से पेशेंट को ARDS हो रहा है। जैसे पेनक्रियाटाइटिस के अंदर पेनक्रियाज में प्रॉब्लम है, बर्न के अंदर बॉडी का कोई भी पार्ट जल सकता है, उसकी वजह से ARDS हो सकता है। सीवियर ट्रोमा और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इनडायरेक्ट का मतलब है कोई लंग्स में प्रॉब्लम नहीं है, कहीं और प्रॉब्लम है और उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो रहा है लंग्स के अंदर, क्योंकि और ये उसकी वजह से क्या हो रहा है, लंग्स में इन्फ्लामेशन हो रहा है और इनडायरेक्टली ARDS हो रहा है, डायरेक्ट कोज नहीं है इसके अंदर। तो दो तरीके के हो गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब एक क्राइटेरिया, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है ARDS को फाइंड करने का,
और वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया 2012 बर्लिन क्राइटेरिया। ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, ये लिखना पड़ेगा आपको एआरडीएस में। एक तो क्राइटेरिया में आएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑनसेट, मतलब इसका ऑनसेट कैसा है। ये एक्यूट ऑनसेट होना चाहिए, डायग्नोसिस करने का क्राइटेरिया है। मतलब एक्यूट ऑनसेट होना चाहिए, मतलब विदिन 7 डेज में होना चाहिए ये। सिंस ऑनसेट प्रीडिस्पोजिंग क्लिनिकल कंडीशन, प्रीडिस्पोजिंग क्लिनिकल कंडीशन कुछ भी हो सकती है, जैसे बर्न हो सकता है। जैसे मान लो कोई बर्न का पेशेंट आया आपके पास ओपीडी में और उसको 7 दिन के अंदर अंदर सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया, तो उसका मतलब क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। मतलब बर्न का पेशेंट आया आपके पास आईसीयू में और उसको बायलेटरल पल्मोनरी एडिमा हो गई और वो विदिन 7 डेज के अंदर हुई है, और उसका एक्सरे कराया तो एक्सरे में बायलेटरल इन्फिल्ट्रेट मिल रहे हैं लंग्स में, साथ में एक्यूट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मिल रही है, और विदिन 7 डेज में मिल रही है बर्न के 7 दिन के अंदर अंदर, बर्न होने के 7 दिन बाद मिल रही है 7 दिन के अंदर अंदर। तो इसका मतलब पेशेंट किसके अंदर है, एआरडीएस में, क्योंकि ये किसको फुलफिल कर रहा है, 7 डेज क्राइटेरिया को। एक्सरे एबनॉर्मलिटीज होनी चाहिए क्राइटेरिया में, बायलेटरल ओपेसिटी ऑन एक्सरे। ओपेसिटी का मतलब बायलेटरल इन्फिल्ट्रेट होनी चाहिए लंग्स के एक्सरे में, बायलेटरल दोनों साइड। और किसको एट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए, पल्मोनरी इफ्यूजन और एटिलेक्टेसिस। और लंग्स में क्या नहीं होना चाहिए, पल्मोनरी प्लूरल इफ्यूजन और एटिलेक्टेसिस नहीं होना चाहिए, बायलेटरल इन्फिल्ट्रेट्स होना चाहिए लंग्स के अंदर। एडिमा होनी चाहिए, नॉन कार्डियोजेनिक होनी चाहिए वो एडिमा। जो एडिमा हो रही है लंग्स के अंदर उसका कोई कार्डियक ओरिजिन नहीं होना चाहिए। नो एविडेंस ऑफ लेफ्ट एट्रियल प्रेशर इंक्रीज, नो एविडेंस ऑफ इंक्रीज लेफ्ट एट्रियल प्रेशर, मतलब कोई ऐसा एविडेंस नहीं होना चाहिए जिससे लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर इंक्रीज हो। यानी कि पल्मोनरी वेज प्रेशर कितना होना चाहिए, 18 mm जिससे कम होना चाहिए, क्योंकि पल्मोनरी वेज प्रेशर किसको डिनोट करता है, इनडायरेक्टली लेफ्ट एट्रियम के प्रेशर को। जब ये 118 mm जिससे कम होगा तो इसका मतलब लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर इंक्रीज नहीं हो रहा, क्योंकि इनडायरेक्टली किसको शो कर रहा है, लेफ्ट एट्रिया के प्रेशर को। ये तो 3 क्राइटेरिया देख लो। एक तो एडिमा जो नॉन कार्डियोजेनिक होनी चाहिए, एक्सरे एबनॉर्मलिटी कैसी होनी चाहिए, बायलेटरल इन्फिल्ट्रेट, कैरेक्टरिस्टिक विदिन 7 डेज होना चाहिए, एक्यूट ऑनसेट होना चाहिए, मतलब 7 दिन के अंदर अंदर। और क्या आएंगे क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया होना चाहिए ऑक्सीजनेशन का। ऑक्सीजनेशन का क्राइटेरिया क्या है, PaO2 और FiO2। ये क्या है, फ्रैक्शन ऑक्सीजनेशन, इन दोनों का रेशियो, यानी कि आर्टीरियल ऑक्सीजनेशन और FiO2 का रेशियो कितना होना चाहिए, 300 से कम होना चाहिए या 300 के बराबर। अगर 200 से 300 के बीच में तो इसका मतलब माइल्ड एआरडीएस है, और 100 से 200 के बीच में तो मॉडरेट एआरडीएस, और 100 से कम है तो सीवियर एआरडीएस। यानी कि PaO2 और FiO2 लगभग 300 या 300 से कम होना चाहिए, तभी एआरडीएस के होंगे। अगर 200 या 300 होगा तो माइल्ड एआरडीएस, 100 से 200 होगा तो मॉडरेट, और 100 से कम होगा तो सीवियर एआरडीएस। और क्या क्राइटेरिया आएंगे इसमें, प्रीडिस्पोजिंग कंडीशन होनी चाहिए, परफॉर्म एडिशनल स्टडीज टू रूल आउट कार्डियोजेनिक एडिमा। मतलब आपको ऐसी स्टडी करनी है जो रूल आउट कर दे कि एक एडिमा जो हो रही है लंग्स के अंदर, पल्मोनरी एडिमा, इसका कोई कार्डियोजेनिक ओरिजिन नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करवा सकते हो, पेशेंट की इको ऑफ हार्ट और BNP करवा सकते हो आप पेशेंट का। ये दोनों नॉर्मल होनी चाहिए, इको ऑफ हार्ट नॉर्मल है और BNP भी नॉर्मल है, और फिर भी पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा हो रही है, तो इसका मतलब पल्मोनरी एडिमा का कोई हार्ट से रिलेटेड कारण नहीं है। यानी कि हार्ट की वजह से पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा नहीं हो रही, हार्ट की ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जिसकी वजह से पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा हो रही है। तो ये क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए पूरे, फिर आप कह सकते हो कि पेशेंट को एआरडीएस है। तो ये क्राइटेरिया फुलफिल होंगे तो ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है बर्लिन 2012। ये सारे पॉइंट याद होने चाहिए आपको, और फिर आप कह सकते हो कि पेशेंट को क्या है, एआरडीएस है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे पेशेंट को, क्लिनिकल फीचर्स होंगे डिस्निया, यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जो रैपिड ऑनसेट होनी चाहिए विथ हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सीमिया यानी कि डिक्रीज ब्लड ऑक्सीजन, ये क्लिनिकल फीचर होंगे। डिफ्यूज पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट, यानी कि बायलेटरल पल्मोनरी एडिमा होनी चाहिए, लंग्स के अंदर इन्फिल्ट्रेट होना चाहिए, यानी कि फ्लूइड एक्यूमुलेट होना चाहिए लंग्स के दोनों साइड में, ये क्लिनिकल फीचर्स के अंदर आएगा। बायलेटरल क्रैकल्स, जब आप स्टेथोस्कोप लगा के सुनोगे पेशेंट के दोनों साइड में लंग्स में, तो आपको क्रैकल साउंड आएगी, बायलेटरल क्रैकल साउंड।
क्रिपिटेशंस आएगी लंग्स के अंदर, आप जब उसको सुनोगे स्टेथोस्कोप लगा के। साथ में टेकिकार्डिया, टेकेपनिया और डायफोरोसिस होएगा पेशेंट को। और पैथोलॉजिकल फेजेस क्या होते हैं एआरडीएस के, मतलब अलग अलग फेजेस में होती है एआरडीएस। शुरुआत के 7 दिन में क्या होगा, एक्सुडेटिव होगी। एक्सुडेटिव क्यों हो रही है, न्यूट्रोफिल्स के रिक्रूटमेंट के कारण। जहाँ लंग्स के अंदर जो न्यूट्रोफिल्स आ रहे हैं उसकी वजह से लंग्स में क्या हो रहा है, एक्सुडेटिव फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है। तो 0 से 7 दिन के अंदर एक्सुडेटिव फेज होगी। ये पैथोलॉजिकल फेजेस है एआरडीएस की, ये याद करनी है आपको। जो सेकंड स्टेज आएगी फाइब्रो प्रोलिफरेटिव फेज, ये होगी 7 से 14 दिन की। और आखिरी में लंग्स का क्या हो जाएगा, फाइब्रोसिस। जैसे आपने कोरोना में सुना होगा कई लोगों के लंग्स में क्या हो गया था, फाइब्रोसिस, यानी कि उनके लंग्स क्या हो गए थे, नॉन कंप्लाइंट। नॉन कंप्लाइंट का मतलब क्या होता है, लंग्स ढंग से फूल नहीं पाएंगे, जब उनमें हवा नहीं जाएगी तो ढंग से एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। तो क्या हो रहा था कोरोना में पेशेंट को, कोविड की वजह से सीवियर निमोनिया हो रहा था पेशेंट को, कोविड की वजह से सीवियर निमोनिया हो रहा था। फिर उसकी वजह से पेशेंट एआरडीएस में जा रहे थे। और जब वो आखिरी के स्टेज में पहुंच रहे थे पैथोलॉजिकल, यानी कि 14 से 21 दिन पे, उनके लंग्स में फाइब्रोसिस हो रहा था। और उसकी वजह से लंग्स कैसे हो गए थे, नॉन कंप्लाइंट, यानी कि पेशेंट के लंग्स खराब हो गए थे, ना तो वो फूल पा रहे थे और ना वो ढंग से सांस को बाहर निकाल पा रहे थे, यानी कि वो कंप्लाइंट नहीं थे पेशेंट के लंग्स। फिर उनके लंग्स खराब होने के बाद उनकी डेथ हो रही थी कई लोगों की, क्योंकि उनके लंग्स में फाइब्रोसिस हो रहा था। तो कोविड में एआरडीएस होता है पेशेंट को लास्ट स्टेज में। और पढ़ते हैं एआरडीएस के बाद। अब ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है एआरडीएस का, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन है, इसको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। सबसे पहले आपको अंडरलाइंग कोज को ट्रीट करना है। अंडरलाइंग कोज जैसे मैंने बता दिया, जैसे मान लो पेशेंट को पेनक्रिएटाइटिस हो रखा है और उसकी वजह से पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा हो रखी है, तो आपको सबसे पहले पेशेंट का पेनक्रिएटाइटिस सही करना है, फिर उसके बाद में उसको ट्रीटमेंट चालू करना है। पेशेंट को निमोनिया है तो आपको उसको एंटीबायोटिक्स देनी है, उसका निमोनिया सही करना है अगर वो बैक्टीरियल निमोनिया है तो। और जैसे मान लो पेशेंट को बर्न है तो उसको क्या करना है, आईवी फ्लूइड चालू करना है और उसके बर्न्स को सही करना है। और क्या सकते, अंडरलाइंग कोज को ट्रीट करना है। फिर आपको क्या करना है, मैकेनिकल वेंटिलेशन देना है पेशेंट को, मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रीटमेंट। लो टाइडल वॉल्यूम देना है। लो टाइडल वॉल्यूम मैकेनिकल वेंटिलेशन क्यों देना है, टू अवॉइड मैकेनिकल वेंटिलेशन एसोसिएटेड इंजरी, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो सकता है, एल्वोलाई रप्चर हो सकती है अगर आपने ज्यादा टाइडल वॉल्यूम दे दी लंग्स में, क्योंकि पेशेंट की एल्वोलाई पहले ही डैमेज हो रखी है एआरडीएस के अंदर। अभी मैंने बताया था डिफ्यूज एल्वोलाई डैमेज होता है उसके अंदर एआरडीएस में, और आपने क्या दे दी, हाई टाइडल वॉल्यूम मैकेनिकल वेंटिलेशन कर दिया, तो ज्यादा हवा जाके एल्वोलाई रप्चर कर जाएगी। तो आपको क्या करनी है, लो टाइडल वॉल्यूम देनी है। और किस हिसाब से देनी है, 4 से 5 ml पर केजी बॉडी वेट, इस हिसाब से देनी है। और मेंटेन पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, ये क्यों करना है, ताकि एल्वोलाई जो अपनी एल्वोलाई है वो कोलैप्स नहीं हो, टू प्रिवेंट एल्वोलाई कोलैप्स। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एल्वोलाई के अंदर सर्फेक्टेंट है वो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि टाइप 2 न्यूमोसाइट्स होते हैं एल्वोलाई के अंदर जो डैमेज हो गए। टाइप 2 न्यूमोसाइट्स क्या करते हैं, सर्फेक्टेंट का फॉर्मेशन करते हैं, और सर्फेक्टेंट क्या करता है, एल्वोलाई को रप्चर होने से बचाता है। अब जब क्या होता है, सर्फेक्टेंट एल्वोलाई को कोलैप्स होने से बचाता है। अब क्या हो रहा है, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स डैमेज हो गए एल्वोलाई के अंदर, तो सर्फेक्टेंट नहीं बनेगा, सर्फेक्टेंट नहीं बनेगा तो एल्वोलाई कोलैप्स कर जाएगी। तो आपको उस कोलैप्स को रोकना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक्सपायरेशन के टाइम में पॉजिटिव प्रेशर दोगे। मेंटेन पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, एक्सपायरेशन के टाइम में आपको पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन करके रखना है ताकि एल्वोलाई कोलैप्स नहीं हो। और पेशेंट को सिडेट करना और पैरालिटिक्स देने हैं पेशेंट को, ताकि पेशेंट रिलैक्स रहे। बेहोश करके उसको पैरालिसिस कर देना है उसकी रेस्पिरेटरी मसल्स का, और उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन देना है ताकि पेशेंट रिलैक्स रहे। और पेशेंट को प्रोन वेंटिलेशन देना है, यानी कि उल्टा लेटा के वेंटिलेशन करना है। ऐसा क्यों, बिकॉज इट कॉजेज डिक्रीज कंप्रेशन ऑफ डायफ्राम ऑन बेसल एल्वोलाई। ये डायफ्राम है, ये क्या कर रहा है, इन एल्वोलाई को कंप्रेस कर रहा है ऊपर। जब आप पेशेंट को प्रोन पोजीशन में लाओगे तो डायफ्राम हो जाएगा ऐसा। अब ये एल्वोलाई कंप्रेस नहीं होंगे तो ये रेस्पिरेशन में काम में आ जाएंगे। तो क्या करेंगे, बिकॉज इट को डिक्रीज कंप्रेशन ऑफ डायफ्राम ऑन बेसल एल्वोलाई, ये नीचे वाले एल्वोलाई बेसल एल्वोलाई ये
जैसे आप प्रोन पोजीशन में लाओगे ये कंप्रेशन डिक्रीज हो जाएगा और इसके अंदर ऑक्सीजन आने लग जाएगी, तो पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। तो पेशेंट को उल्टा लेटा के वेंटिलेशन देना है पेशेंट को। साथ में ग्लूकोकोर्टिकोइड्स भी दे सकते हो आप पेशेंट को, लेकिन आपको ध्यान रखना है, मान लो पेशेंट को इन्फेक्शन है लंग्स का, तो उस टाइम पे आपको ग्लूकोकोर्टिकोइड्स नहीं देने, क्योंकि ग्लूकोकोर्टिकोइड्स क्या करते हैं, इम्यूनिटी को डिक्रीज करते हैं, तो इन्फेक्शन और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। तो पहले आपको देखना है पेशेंट का ARDS इन्फेक्शन की वजह से तो नहीं है, क्योंकि एक लाइन बताऊंगा जो हैरिसन में लिखी हुई है वो देखना आप। ये देखो, अबाउट 40 to 60% कॉजेज ऑफ ARDS आर ड्यू टू सेप्सिस एंड निमोनिया। 20th एडिशन ऑफ हैरिसन में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि अधिकतर ARDS निमोनिया और सेप्सिस की वजह से होते हैं, और ये क्या होते हैं, इन्फेक्टिव ओरिजिन के होते हैं। निमोनिया बैक्टीरिया की या वायरल की वजह से होता है, और सेप्सिस किसकी वजह से हो सकता है, ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन और की वजह से होता है। तो ये दोनों इन्फेक्टिव ओरिजिन के हैं, तो इनके अंदर आप ज़्यादा ग्लूकोकोर्टिकोइड्स नहीं दे सकते पेशेंट को। अगर आपने ज़्यादा ग्लूकोकोर्टिकोइड्स दे दिए तो इन्फेक्शन के चांस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि ग्लूकोकोर्टिकोइड्स क्या करते हैं, इम्यूनिटी को डिक्रीज करते हैं। तो ध्यान रखना है आपको। अब आपने ARDS पढ़ लिया। ARDS होता है नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा, और एक होता है कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा। अब दोनों में पल्मोनरी एडिमा होगी तो इनको पहचानोगे कैसे। कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा में क्या होता है, H3S4 प्रेजेंट रहती है, एलिवेटेड JVP और कल्ली बी लाइंस और BNP एलिवेटेड रहेगा, और साथ में क्या रहेगी, कार्डियोमेगेली भी रहेगी पेशेंट को। ये क्या रहती है, कल्ली बी लाइंस, इंटरलोबुलर सेप्टल थिकनिंग रहती है। तो ये सब फीचर्स रहेंगे कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा में। और ARDS में ये सब फीचर्स क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे, एब्सेंट इन ARDS, क्योंकि ARDS में क्या है, कार्डियोजेनिक कॉज नहीं है उसका, यानी कि उसका हार्ट नॉर्मल है, तो उसके अंदर क्या नहीं होंगे, ये सब एब्सेंट रहेंगे, ये सब प्रेजेंट रहेंगे कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा के अंदर। अब एक बार कल्ली बी लाइंस दिखा देता हूं आपको। ये है कल्ली बी लाइंस, ये सफेद सफेद दिख रही है ना, ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है थोरेक्स की वाल के साथ में। ये है कल्ली बी लाइंस। ये किसमें प्रेजेंट रहेंगे, ये किसके अंदर प्रेजेंट रहेंगी, कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा। और क्या दिख सकता है कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा में, बेट विंग साइन चेस्ट एक्सरे में। तो ये सब चीजें दिखेगी कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा में, ये ARDS के अंदर नहीं दिखेगी। समझ में आ गया। तो ये लेक्चर यहीं खत्म होता है ARDS का।